आप सभी का नमस्कार। जैसा आप जानते हैं कि माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी 3 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनरल इलेक्शंस फॉर लोकसभा को अनाउंस कर दिया है और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में जो 6 हमारी विधानसभा सीट्स थी उनके लिए भी बाई इलेक्शंस का ऐलान किया है, जिसमें जिला कांगड़ा में धर्मशाला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी उसका भी इलेक्शन उसमें होना है। शेड्यूल के मुताबिक फेज़ 7 में हमारा इलेक्शन यहाँ पर होगा और जो उनकी डेट्स हैं एक बार रिपीट करने के लिए 7 मई को डेट ऑफ नोटिफिकेशन है, डेट ऑफ पोल हमारी 1 जून है और काउंटिंग पूरे देश में जब काउंटिंग होगी 4 तारीख को है एंड क्लोजिंग 6 तारीख को पूरे इलेक्शन प्रोसेस की हो जाएगी। जिला में अगर वोटर्स की बात करें तो हमारे कुल मतदाता 13,28,768 हैं। इसमें हमने पिछले जो विधानसभा चुनाव था उसके बाद से 39,020 वोटर्स ऐड किए हैं। साथ ही साथ इलेक्टोरल रोल था उसकी क्लीनिंग भी काफ़ी हमने की है। जो उसमें जो मतदाता अब नहीं रहे उनका नाम भी उसमें उनमें से हटाया है। कई ट्रांसफ़र करा के अपना वोट कहीं और चले गए तो वो भी उनको चेंज किया है। तो हमने हमारी मतदाता सूची को जितना हम साफ़ कर सकते थे, जितना हम ठीक कर सकते थे, वो भी हमने किया है। पहली बार वोट डालने वाले जो मतदाता हैं इस बार 10,441 हैं, जिसमें पुरुष 6,775 और महिलाएं 3,666 है। पीडब्ल्यूडी इलेक्टर्स हमारे 9,938 हैं। जो बुजुर्ग मतदाता हैं उनका नंबर 37,705 है। टोटल हमारे पोलिंग स्टेशन 1642 प्लस एक हमारा ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन लगता है बड़ा बंगाल के लिए, और ये सारे पोलिंग स्टेशंस 1,412 पोलिंग स्टेशन लोकेशंस में स्थित हैं, क्योंकि कई जगह एक लोकेशन पे 2 पोलिंग बूथ भी हैं, 3 भी हैं, लेकिन मैक्सिमम हमारे सिंगल बूथ पोलिंग स्टेशन हैं। हमारे पास जो ईवीएम्स की संख्या है सफिशिएंट है, रिजर्व स्टॉक भी है, और इनफैक्ट इन व्यू ऑफ द बाई इलेक्शंस फॉर 1 कॉन्स्टिट्यूंसी एक्स्ट्रा ईवीएम्स भी हमारे पास आ रही है, जिनकी भी एफएलसी हम लोग करके उनको भी तैयार कर लेंगे। पूरे ज़िले में हमारी जो एक्सरसाइज थ्रू एसडीएम्स एंड पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक जॉइंट एक्सरसाइज हुई है और उन्होंने अभी हमारे पास 118 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन आइडेंटिफाई किए हैं। कमीशन की जो गाइडलाइन इस बारे में लेटेस्ट आई थी उसके हिसाब से क्रिटिकलिटी तय की गई है और दोनों पुलिस डिस्ट्रिक्ट नूरपुर और पुलिस डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा दोनों में मिला के 118 हमारे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस हैं। इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग की जो टीम्स हैं वो हमारी जैसे भी अनाउंसमेंट हो गया अब से एक्टिवेट हो जाएंगी। जो मैन पावर है, मैन पावर हमारे पास सफिशिएंट है। जो उसका प्रोसेस है फर्स्ट रेंडमाइजेशन, सेकंड रेंडमाइजेशन, थर्ड रेंडमाइजेशन, उसके हिसाब से उनका डिप्लॉयमेंट होगा। वोटर टर्नआउट हमारा लोकसभा इलेक्शन 19 में 69.41% था। पिछले विधानसभा चुनाव में 72.58% था। हमारा प्रयास होगा कि इस टर्नआउट को हम बढ़ाएं और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता, जैसा कमीशन ने भी कहा है, पार्टिसिपेशन मैक्सिमम हमें करवाना है, तो उस पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने के लिए हम लोग इस पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हमारे 3 पोलिंग स्टेशन हैं जहां पर सिग्नल का थोड़ा इशू रहता है। 2 शाहपुर में है और 1 बड़ा बंगाल है। तो शाहपुर वाले 2 पोलिंग स्टेशन हमारे हैं, कुठारना और मोवा पोलिंग स्टेशन है। लोकेशन उनकी दोनों प्राइमरी स्कूल्स हैं और वहाँ पर मोबाइल वैन्स जारी हैं और जल्दी ही वो स्थापित वहाँ पर हो जाएंगी, तो वहाँ पर भी हमारा सिग्नल का इशू खत्म हो जाएगा। और बड़ा बंगाल में हम लोग थ्रू सैटेलाइट फ़ोन एंड VHF सेट के माध्यम से कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करेंगे। ऑल वुमेन पोलिंग स्टेशन हमारे 29 रहेंगे।
PWD मैनेज पोलिंग स्टेशन हमारे 8 रहे, मैनेज 1 और मॉडल पोलिंग स्टेशन हमने 33 इसमें रखे हैं। इस बार काउंटिंग हम जो हमारी लोकसभा की होगी वो एक जगह ना होकर ना ही हम हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में करेंगे। इसका बीच का हमने सोल्यूशन किया है, 4 लोकेशंस पे हम काउंटिंग करेंगे। तो नूरपुर, इंदौरा, फतेहपुर, ज्वाली, इनकी एक जगह करेंगे, गवर्नमेंट आर्य डिग्री कॉलेज नूरपुर है। और वैसे ही हम आगामी बैठकें भी और भी इसमें करते रहेंगे। जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, इनकम टैक्स, GST, पोस्टल ऑफिस, इनके साथ भी हम लोग बैठक कर चुके हैं, ताकि हमारा किसी भी तरीके का कोऑर्डिनेशन का इशू, किसी भी तरीके का आपस में जो हमें माननीय कमीशन की जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से इलेक्शन कराने में हमें एकदम से सुविधा हो और किसी तरीके की परेशानी ना आए। तो मुझे यही कहना था। थैंक यू सर। फिर इलेक्टोरल के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन? आप देखते हैं कि इसमें पूरा जो इलेक्शन की प्रोसेस है बहुत ही एक टाइम बाउंड तरीके से और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में कमीशन की प्रोसेसेस एस्टैब्लिश्ड हैं। तो जहाँ तक सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच इसमें आती है, तो जैसे आपने फेयरनेस की बात की है, तो एक ऐप है सी विजिल, सिटीजन विजिलेंस उसका बेसिक मतलब है। और सी विजिल ऐप के माध्यम से आप कोई भी व्यक्ति उस ऐप को डाउनलोड कर सकता है और ऐप में उसको सिर्फ जिस भी लोकेशन की है, जो जहाँ पर भी उसको लगता है, उसको सिर्फ एक फ़ोटो खींचनी है और अगर कुछ लिखना है तो छोटा सा मैसेज उसमें डालना है और उसको सबमिट करना है। जैसे ही वो सबमिट करेगा, विदिन 100 मिनट्स हमें उसमें कंप्लाइंस देनी होती है। तो कमीशन की उस समय के लिए इतना स्ट्रिक्ट उसमें रहता है कि हमें रिस्पॉन्स भी बहुत फास्ट उसके अंदर करना होता है। तो मैं समझता हूँ कि एक तो एक सिटीजन पर्सपेक्टिव से हो गया, जो हमारे पर्सपेक्टिव से है, हमारे पास हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हमारी 3 स्टैटिस्टिक सर्विलेंस टीम्स, फ्लाइंग स्क्वाड्स इसमें रहेंगे। अनअकाउंटेड कोई मूवमेंट कैश का या लिकर का या किसी और चीज़ का, फ्री बीज का अगर हो रहा है तो ये टीम्स अपना नाका लगाकर उस चीज़ को इंटरसेप्ट करेंगी और फिर उसमें जो आवश्यक कार्रवाई ही कानून के मुताबिक बनती है वो की जाएगी। बॉर्डर एरिया किस तरह की प्लानिंग रहेगी हमारे यहाँ पंजाब? बॉर्डर में हमारा बेसिकली नूरपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट का एरिया पड़ता है। तो स्पेशली जो वहाँ पर हमारे जो नाके हैं, उन नाकों पर स्पेशल फोकस हमने किया है और वहाँ पर जो विजिलेंस है वो 24/7 हमारी रहेगी, ताकि हम मूवमेंट्स को ट्रैक कर पाएँ। एंड लार्जली बाय एंड लार्ज हमारा लोकसभा इलेक्शंस का एक्सपीरियंस, खासकर हमारे प्रदेश में अगर जितना भी पास्ट एक्सपीरियंस देखेंगे तो बहुत पीसफुल रहता है और बहुत स्मूथली इलेक्शन हमारे लोकसभा के होते हैं। तो आई एम श्योर हमारी जो जितनी भी टीम्स हैं वो एफिशिएंटली फील्ड में काम करेगी और खासकर जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पर हमारी निगरानी बेहतर होगी। सर, असेंबली इलेक्शन में और पार्लियामेंट्री इलेक्शन में एक्सपेंडिचर कितना रहेगा सर, कितना खर्च कर सकते हैं? जो कमीशन की प्रेस्क्राइब्ड लिमिट्स हैं उसके हिसाब से लोकसभा में 95 लाख है, लोकसभा में 95 लाख है एंड विधानसभा में 38 लाख है। सो ये उनकी प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है जिसको कर सकते हैं। अगर इसको ब्रीच करते हैं तो वो भी एक डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया उनका बनता है। और इसकी पूरी प्रोसेस है, जो भी कैंडिडेट होता है उस कैंडिडेट को हम बुक्स देते हैं अकाउंटिंग के लिए और वो स्पेशली एक अपना एजेंट ऑथराइज करता है। एंड हमारी जो वीडियो सर्विलेंस टीम है वो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ भी पॉलिटिकल इवेंट होते हैं, क्योंकि विदाउट परमिशन कोई इवेंट नहीं होता, सारे इवेंट विद परमिशन होते हैं, तो हमारी टीम उसको रिकॉर्ड करती है, बाकायदा उसकी कैलकुलेशन करती है कि इसमें कितनी चेयर थी, इसमें जो पंडाल शामियाना लगा था इसका कितना खर्चा था, स्टार कैंपेनर आया था, किससे आया था, हेलीकॉप्टर से आया था तो उसका भी खर्चा जुड़ता है, कितनी गाड़ियाँ लगी थी। तो वो सारी कैलकुलेशन करके हम हमारे रजिस्टर में रखते हैं, सो दैट जो सेपरेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एटलीस्ट जो हो रहा है सामने आंखों के सामने दिख रहा है उसका सेपरेशन उसका डाटा का ना हो। और हमारी कोशिश होती है कि हम उस अकाउंट को फिर पॉलिटिकल पार्टी को बीच बीच में बताते भी रहें। इसके लिए जो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर आता है उसके साथ 3 हमारी
रिकन्सिलिएशन मीटिंग्स भी होती है इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के सामने कि हमने जो रिकॉर्ड किया है और जो पॉलिटिकल पार्टी ने रिकॉर्ड किया है उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है। एक तरीके से एक हिंट भी पॉलिटिकल पार्टी को होती है कि आप अपने एक्सपेंडिचर को या तो बढ़ा रहे हो या अंडर यूटिलाइज कर रहे हो, तो वो डाटा भी हम उनको शेयर करते हैं। सर बुजुर्गों के लिए क्या खास व्यवस्था रहने वाली है? कमीशन का जो इसमें फोकस है, एक तो इस बार एक इम्पॉर्टेंट चेंज इसमें आया है, जो होम वोटिंग वाला कॉन्सेप्ट कमीशन ने शुरू किया था, उसमें पहले एज 80 थी, 80 प्लस था, उसको पीछे अमेंड करके उन्होंने उसको 85 कर दिया है। दैट इज़ वन थिंग। एंड होम वोटिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से हमारी टीम जाती है और होम वोटिंग करवाती है, एक तरीके से जितना वो कवर कर पाते हैं। दैट इज़ वन थिंग। अदर पार्टीज़ के हमारे पास जो बूथ हैं, बूथ में भी जो हमारी पोलिंग पार्टीज़ हैं और जो लोग हैं वहाँ पर भी जो बैठने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, टॉयलेट की व्यवस्था है, वो इंश्योर की जाती है। इसलिए कमीशन का पहले ही इसमें एक ट्रेंड रहता है कि आपके पोलिंग स्टेशन पे अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हमने रखनी है। उसके हिसाब से अगर कोई बुजुर्ग मतदाता वहाँ पर आता भी है तो उसको ऐसा नहीं है कि उसको लाइन में ही खड़ा रहना पड़ेगा। और ये इंस्ट्रक्शंस हमारी पोलिंग पार्टीज़ को भी होती है, BLO को भी होती है कि कोई भी वहाँ पर वोट करना है आपको उसको फैसिलिटेट करना है और उसको ऐसा ना लगे कि मैं यहाँ पर खड़ा होकर परेशान हो रहा हूँ। तो इस तरीके के एम से हम लोग इन सब की ट्रेनिंग भी करते हैं और इंश्योर भी करते हैं थ्रू सेक्टर ऑफिसर्स, क्योंकि सेक्टर ऑफिसर जिस दिन पोल डे होता है उस दिन वो मूव करते हैं। उनके एक एक सेक्टर ऑफिसर के पास 10 से 12 पोलिंग स्टेशंस होते हैं, सो दे को कीप ऑन मूविंग। और इस तरीके का कोई इश्यू अगर आता भी है तो वो देन एंड देयर उसको रिजॉल्व भी करते हैं। सर जो लोग ड्यूटी पे तैनात रहेंगे और या धर्मशाला से बाहर ड्यूटी करते हैं तो उनके लिए कब तक का रहेगा कि वो अपना मत का जो प्रयोग है वो करके ले सकते हैं? हाँ, इसके लिए जो ये बेसिकली एक तो सर्विस वोटर वाला कॉन्सेप्ट है। सर्विस वोटर जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जो लोग हैं, एक वो है, एक दूसरा हमारा पोस्टल बैलेट वाला है, और एक जो जैसे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारी कांगड़ा है। सो अगर किसी की ड्यूटी मान लो कोई कांगड़ा से चंबा में पोस्टेड है और चंबा में अपना वोट कास्ट करना चाहता है तो कर सकता है, उसके लिए हमें वो परमिशन उसके अंदर रहती है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी एक है। दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही बाहर है उसके लिए मतलब वैसे तो सरकार इसमें ये कॉन्सेप्ट करती नहीं है, बट जो ड्यूटी ऑन ड्यूटी पर्सनल होते हैं उनके लिए प्रोविजन होता है पोस्टल बैलेट का। तो उसकी जो टाइमलाइंस है वो हम एक बार देख लेंगे इसमें कि कैसे होगा। बट वो इवन पुलिस के हमारे जो जवान होते हैं वो डिप्लॉय होते हैं उनके लिए भी, और जो हमारे नॉर्मल जो ड्यूटी लगती है उनके लिए भी ये ऑप्शन खुला होता है। और जब नॉर्मल जो हमने देखा है कि जब उनकी ट्रेनिंग होती है, जब ट्रेनिंग होती है तब उनको वो फॉर्म दे दिया जाता है कि आप ये जो फॉर्म है इसको भर के लौटा सकते हैं। उसके वोटर फैसिलिटेशन बूथ हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं, वहाँ पर अपना आके वो बैलेट पेपर डाल सकते हैं। वो पूरी प्रोसेस के साथ विद पॉलिटिकल पार्टीज और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ उसको किया जाता है। जिला स्तर पर कोई कंट्रोल रूम भी रहेगा? हाँ जी, जो प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉइज हैं उनके लिए सरकार ये कहती है कि भाई छुट्टी उनके लिए डिक्लेयर करो, तो ताकि वो लोग आएँ और अपना वोट कास्ट कर सकें। और जो आपने बोला इसके लिए कंट्रोल रूम एस्टैब्लिश होगा। कंट्रोल रूम हमने अभी नोटिफाई भी किया, इनफैक्ट अभी हम उसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे, वो प्रेस नोट भी हम जारी कर रहे हैं। एक टोल फ्री नंबर आपको सबको पता है 1950 हमारा है, टोल फ्री नंबर है। सो आप सीधा 1950 भी डायल कर सकते हैं या 1800801950 उसको भी डायल कर सकते हैं। सो उस नंबर पे दैट नंबर इज़ एक्टिव। अब हमें उसको अभी शायद वो दिन भर करते हो आप, लेकिन अब उसको 24/7 हम उसको चालू करके रखेंगे ताकि कोई भी अगर किसी को कुछ भी बताना है तो इस हेल्पलाइन नंबर पे बता सकता है। एनीथिंग एल्स? एक सर जो